ड्रोन प्रणाली के अलावा जो कुछ मिशन छोड़े गए हैं इस बीच में उसको देखेंगे, और इसरो के जो पेलोड्स हैं, क्योंकि इसरो ने अच्छा काम किया है, सहयोग किया है इस वाले मिशन में। साथ में सुनीता विलियम्स आई थी, उससे क्या प्रभाव पड़ा है ये सब हम देखेंगे। ठीक, तो केंद्रीय बजट तो बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि केंद्रीय बजट थोड़ा कठिन है। और केंद्रीय बजट में जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये हैं कि इस बार केंद्रीय बजट जो है, जो शुरुआत हुई थी, मतलब जब इसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा था केंद्रीय बजट का, तो केंद्रीय बजट को शुरू करते समय जो माननीय वित्त मंत्री हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है, उन्होंने इसकी शुरुआत जो है एक गुजराती कवि रहे, उनका नाम था अप्पा राव, उनके एक स्टेटमेंट थे उससे किया था। स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से बनता है। इस स्टेटमेंट के साथ शुरू किया था। तो इस तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री ने शुरुआत किया था। और 2025-26 का जो केंद्रीय बजट है वो 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत हुआ था। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। इतनी बात क्लियर है? अब जो ये बजट है प्रस्तुत हुआ, इसका लक्ष्य जो है क्या था? इसका जो लक्ष्य रखा गया, इसका लक्ष्य था सबका विकास। इसका लक्ष्य है सबका विकास। जब तक गरीबी से मुक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। भारत के संदर्भ में भी यही बात है। यानी केंद्रीय बजट 2025-26 की जब हम बात कर रहे हैं, जो कि 1 फरवरी 2025 को जो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा 1 फरवरी 2025 को इसका प्रस्तुतिकरण किया गया था। और इस बजट में क्या कहा गया? इस बजट में सबका विकास लक्ष्य रखा गया। और सबका विकास जो ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों में संतुलित विकास का भी लक्ष्य रखा गया। और इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया, जो मैं इस तरह से अब आगे बता रहा हूँ। उस व्यापक सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो है वो है गरीबी से मुक्ति। दूसरा जो सिद्धांत है वो है 100% यानी 100% क्वालिटी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। जब तक स्कूल एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, 100% नहीं होगी, बेहतरीन नहीं होगी, तब तक कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जो भी विकसित लोग हैं वो अपने बच्चों को
जो स्कूली शिक्षा होती है बहुत अच्छी दिलवाते हैं। तीसरी बात समझिए, मेडिकल फैसिलिटी, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस तरह होनी चाहिए। स्वास्थ्य जो सेवाएं होनी चाहिए, इन सेवाओं तक जो है पूरी पहुंच होनी चाहिए जनता की। और ये जो स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए, पहुंच तो होनी चाहिए, साथ में इसमें 3 सिद्धांत हैं, 3 बातें भी होनी चाहिए। एक तो ये बेहतरीन होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। बेहतरीन मतलब होता है बेस्ट, बेहतर से बेहतरीन होता है। उसके बाद सस्ती भी होनी चाहिए, ये नहीं कि इतनी महंगी हो कि अफोर्ड ही ना कर पाए। और तीसरी होनी चाहिए सबको सुलभ होनी चाहिए। सर्वसुलभ भी होनी चाहिए, जिसका जो चाहे वो इसको अवेल कर सके, ले सके। तीसरा सिद्धांत ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? आवाज नहीं आ रही है क्या? भाई और भी लोग बोल सकते हैं, सिर्फ ऐसा थोड़ी कि नगमा ही आज से नाश्ता करके आई है, बाकी लोग जो है खाली पेट बैठे हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बोले, जिसको समझ में आ रहा है वो भी बोलिए कि भाई आज समझ में आई है या नहीं आई है। उसके बाद देखिए, जो चौथी बात है वो ये है कि सार्थक अर्थ के साथ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, सार्थक रोजगार। और इस सार्थक रोजगार में हमको 100% कुशल कर्मचारी या कामगार भी चाहिए। ये नहीं कि सार्थक रोजगार कर रहे हैं और कर्मचारी हमारा सब गड़बड़ है, तब भी हम जो है विकसित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट ये जो बात है, नेक्स्ट बात ये भी है कि भारत में कहीं भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, कहीं भी अर्थ जनरेट हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां कहीं भी हो रही हों, उन आर्थिक गतिविधियों में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी 70% होनी चाहिए। और छठवीं और आखिरी बात यह है कि हमें जो हमारे किसान हैं, जो कि फूड बास्केट बनाते हैं, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे किसान को बोला जाता है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के खाद्य टोकरी। ये किसान हैं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जो 6 व्यापक सिद्धांत हैं, इन्हीं व्यापक सिद्धांत के माध्यम से विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। और जो ये व्यापक सिद्धांत है, ये भी जो ये सबका विकास लक्ष्य है उसमें अंतर्निहित है, जो कि समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास की बात करता है।
अब नेक्स्ट देखिए, इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब जो हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, जिसका प्रस्ताव हमारे बजट में है, ये जो विकास है, ये इस विकास में, अब पिटाई खा जाओ, चलो यहाँ से भागो। जो ये विकास है हमारा, इस विकास में किसका किसका ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना है 4 लोगों का, गरीब का, युवा का, अन्नदाता का, और नारी का। विकास में इनका ध्यान रखना है। और जो ये ध्यान रखना है, वो कहाँ ध्यान रखना है? 10 व्यापक क्षेत्रों में। दस व्यापक क्षेत्रों में ध्यान रखना है। कौन कौन 10 व्यापक क्षेत्र हैं? पहला, कृषि का विकास हो, जो कृषि का विकास है, और उत्पादकता को गति मिले। यानी एक क्षेत्र कृषि हो गया, कृषि का विकास होना चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए, और इसमें गरीब का भी विकास हो, यूथ का भी ध्यान रखा जाए, किसान का भी ध्यान रखा जाए, नारी का भी ध्यान रखा जाए। विकास तो करना है, कृषि का विकास हो, उत्पादकता होनी चाहिए, लेकिन ये चारों जो वर्ग है वो लाभान्वित होना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। और जो ये विकास हो, साथ में जो हम लोगों ने बात किया कि जो ये ऐसा, हम देखिए, गरीब गरीबी से मुक्ति, ठीक है, युवा क्वालिटी एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा, सार्थक रोजगार, आर्थिक विमेन आर्थिक गतिविधियाँ, और किसान आपस में मिले हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ये पूरा जो ये केंद्रीय बजट है, उसका थीम क्या है, उसकी भावना क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, जो गांव है वो अमीर बने, गांव को अमीर बनाना है। और कैसे अमीर बनेगा, उसके अनुकूल वातावरण करना है और निर्माण करना है। संपन्नता के लिए ऐसा काम करना है। ग्रामीण संपन्नता कैसे हो, और इसके लिए अनुकूल निर्माण करना, अनुकूल माहौल बनाना है। और इसमें फिर वही बात ध्यान रखनी है, गरीब
का ध्यान रखना है, युवा का ध्यान रखना है, अन्नदाता का ध्यान रखना है, नारी का ध्यान रखना है। तीसरी बात, इंक्लूसिव, समावेशी प्रगति के पथ पर चलना है और सबको साथ के लेके चलना है। विकास तो करना है इंक्लूसिव, लेकिन ऐसा करना है कि सबका इंक्लूसिव विकास हो, सिर्फ किसी एक क्षेत्र का ना हो, ना किसी एक रीजन का रह जाए, ना किसी एक वर्ग का रह जाए, सबका होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको बढ़ाना है, और जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग का ही एक पायनियर कार्यक्रम है भारत में, मेक इन इंडिया। भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को जहां है उसे और आगे ले जाना, जो वो काम कर रहा है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारा योगदान है वो 2.8% है और चीन का 28.8% है। तो वही बात हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारा योगदान कम है उसको बढ़ाना और मेक इन इंडिया जो काम कर रहा है उसको और आगे बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए, जो MSME सेक्टर है, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग है, जो ये उद्योग है, इसको हेल्प करना, क्योंकि भारत के अधिकांश जनसंख्या जनता यही है और अधिकांश जो व्यापारी वर्ग यही है। तो अगर ये नहीं बढ़ेगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो है, जो रोजगार है, रोजगार ऐसा देना होना चाहिए जिससे विकास हो। रोजगार ऐसा देना है जिससे विकास समर्थवान हो, विकास मजबूत हो, विकास को बल मिले। निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। आज ही की सेबी की रिपोर्ट है कि भारत का हर यूथ जो है, भारत का प्रत्येक जो यूथ है उसको निवेश करना चाहिए। और डेटा ये कह रहा है कि भारत का जो ओरिजिनल यूथ है, उस यूथ में से हर तीसरा यूथ सेबी में निवेश करता है। निवेश करना है, ऐसा करना। ये विकास के हम लोग मानक की बात कर रहे हैं, कैसे हम लोग विकसित होंगे, किन किन क्षेत्रों में काम करना है, किन किन वर्ग को ध्यान में रखना है। ये जो 4 वर्ग है उनको किसमें ध्यान में रखना है, और जो ये निवेश करना है, कहाँ कहाँ निवेश करना है। जनता में निवेश करिए, अर्थव्यवस्था में निवेश करिए, और नवाचार में।
इन जगहों पे निवेश करिए। यहाँ तक कोई समस्या है? ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहे, इसको सुनिश्चित करना। तुम जाओ, भागो भागो यहाँ से। ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। नवाचार, को पोषित करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो कोई समस्या, बदमाशी नहीं करो। कैंट कल देखेंगे। बजट या अर्थव्यवस्था कोई भी बात जो होती है वो थोड़ी कठिन होती है अन्य विषयों की तुलना में। अन्य विषय जो सामाजिक विज्ञान के हैं उन विषयों को समझना अर्थव्यवस्था की तुलना में आसान होता है। जैसे भौतिक जो विज्ञान के विषय हैं उसमें फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को समझना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, वैसे ही सामाजिक विज्ञान के विषयों में इकोनॉमिक्स सबसे कठिन विषयों में से एक है। तो थोड़ी तो इसमें दिक्कत होती है। अब हम ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, ये जो बात हमने बताई ये मेंस वाली बात है। इसमें कुछ और बातें हैं जो सुन लीजिए। जैसे हम लोगों ने बात किया कि भाई लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य देख लिया, 5-6 लक्ष्य जो हैं इसके, और जो लक्ष्य को हमने विकसित भारत का जो हमारा प्रस्तावित लक्ष्य है उसको ध्यान में रख के रखा है। साथ में जो ये लक्ष्य देखा उसके बाद हम लोगों ने जो विकास है, जो सबका विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसको देखा। उसमें 4 क्षेत्रों को ध्यान में रखा और इन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों में इस विकास का लाभ मिलना चाहिए, इसको ध्यान में रख करके बजट बनाया गया। अब जो ये बजट का उद्देश्य है, जो उद्देश्य है कि भाई सबका विकास ये लक्ष्य है, उसमें इन उद्देश्यों में एक चीज़ और शामिल है कि ये जो उद्देश्य है वो उन उद्देश्यों में एक चीज़ और है कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको परिवर्तनकारी सुधार लाना है। कुछ क्षेत्र हैं और अगर हम परिवर्तनकारी सुधार ले आते हैं तो अगले 5 साल के दौरान, अगले 5 साल जो आएंगे उस अवधि में जो देश की विकास क्षमता है वो बढ़ेगी और विश्व स्तर पे हमारा जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है, प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है, वो भी बढ़ेगी। तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो बजट है हमारा,
और जो बजट का उद्देश्य है। सर कॉपी थोड़ा सीधी कर दीजिए। ठीक है, अभी नहीं। जी सर। जो बजट का उद्देश्य है वो ये है कि कुल 6 क्षेत्र हैं। इन 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। और ये परिवर्तनकारी सुधार होगा तभी 5 वर्ष में, जब हम हर साल करते जाएंगे तो 5 वर्ष में देश की विकास क्षमता और देश की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ेगी। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है कराधान। इसलिए देखा आपने कि हम लोग इसी के लिए 2025 में नया IT इनकम टैक्स रूल लेकर के आए। दूसरा जो है ऊर्जा क्षेत्र। तीसरा जो है ऊर्जा क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ऊर्जा में तो और भी सब क्षेत्र है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात। तीसरा जो है शहरी विकास। चौथा जो है खनन। पांचवा जो है वित्तीय क्षेत्र। और छठवां जो है विनियामक। सुधार। इन 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार अगर हम लोग कर लेते हैं तो अगले 5 वर्षों में भारत की विकास क्षमता बहुत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बहुत बढ़ेगी। इनकम टैक्स 1961 को हटा करके हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 ले आए। अब नेक्स्ट देखो, अच्छा ये बता दे 2 क्षेत्र और ना। ऊर्जा क्षेत्र तो ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में हमको परिवर्तनकारी सुधार लाना है। शहरी विकास में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना है। अच्छा, इसमें 2 शब्द है, परिवर्तनकारी सुधार। सुधार ऐसा करिए जिससे परिवर्तन दिखे, परिवर्तन हो। ऐसा सुधार न किए जो परिवर्तन न दिखे। साथ में खनन क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र का मतलब जहाँ से भी धन की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। वित्त का मतलब सिर्फ रुपया नहीं होता, रुपया के जो जो और भी अन्य रूप हैं उसमें वित्त है, उसका मतलब वित्त है। तो वित्त जहाँ जहाँ वित्तीय क्षेत्र है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उन सब जगहों पर जो कमियां हैं, खामियां हैं, करप्शन है, उन सब के अंदर हम लोग को परिवर्तनकारी सुधार लाना है। और विनियामक सुधार का मतलब यह है जो रूल्स का रेगुलेशन है उसको ठीक करना है। नियम तो हमारे पास बहुत हैं, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन लेवल पर ऐसे सुधार करना है जो परिवर्तनकारी हो। क्लियर है? अब तुम लोग ना जोश से नहीं बोल रहे हो, तुम लोग दबी दबी जुबान में बोल रहे हो। क्या दिखने में समस्या है या सुनाई देने में समस्या है?
दिख भी रहा है सर, सुनाई भी दे रहा है। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक। अब देखिए, जो विकसित भारत है, थोड़ी देर मान जाओ। जो विकसित भारत है, विकसित भारत की जो यात्रा है, बजट कहता है कि विकसित भारत की यात्रा पर जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए 4 शक्तिशाली इंजन हैं। और वो इंजन क्या है? पहला इंजन है एग्रीकल्चर। बिना कृषि के विकसित भारत का सपना संभव नहीं है। बिना एमएसएमई के सपोर्ट के विकसित भारत का सपना संभव नहीं है। बिना निवेश, इन्वेस्टमेंट के विकसित भारत का सपना संभव नहीं है। और बिना निर्यात